Yes, see, लेक्चर नंबर दिस इज आवर लेक्चर नंबर 5 और इस चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं रोटेशनल डायनामिक्स और लेक्चर नंबर 5 है वी आर स्टडीइंग फिजिक्स। फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस। फुसिस, फिजिक्स का वैसे मतलब नेचर होता है। सी, ये डेरिवेशन हमारा चल रहा था, इससे पहले की क्लास में हम ये डेरिवेशन को डिस्कस कर रहे थे। तो ये एक हॉरिजॉन्टल कर्व रोड, इसमें हमने मिट्टी और मुरम गिट्टी पिट्टी डाल करके ये रोड को चौड़ा कर दिया, ऊपर कर दिया, हमने उठा दिया। सॉरी, इसका आउटर एज जो है, बाहरी किनारा, दिस इज द आउटर एज। ये आउटर एज है रोड का, आउटर एज, EDGE। और ये वाला जो अंदर का किनारा, इसको बोलते हैं इनर एज। ये इनर एज है, अंदर का किनारा। तो अब क्या होगा, आउटर एज को हाइट पे चढ़ा दिया, इनर एज को वैसे रख दिया तो स्लोप बन गया। इस पर गाड़ी खड़ी है और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहाँ है वहीं पर उसका सेंटर ऑफ मास भी रहेगा। अब सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट समझ लो ध्यान से। वैसे मैंने आपको 11th स्टैंडर्ड में सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट समझाया था। सी, ये एक टेक्स्ट बुक है, ये CBSE बोर्ड की 10th स्टैंडर्ड की साइंस की टेक्स्ट बुक है। और ये टेक्स्ट बुक को मैं यहाँ रखता हूँ फिंगर और इसको बैलेंस करना चाहता हूँ तो गिर जा रही, इधर रख के रख रहा हूँ तो गिर जा रही, खड़ी नहीं रह रही। अब मान लो ये टेक्स्ट बुक 2 किलो की है, ऐसा मान लेते हैं। फिर इसको इधर उधर रख रहा हूँ तो खड़ी नहीं रह रही, लेकिन मैंने बीच में एक उंगली पर उठाया तो उठ गई। अब ऐसा क्यों है कि टेक्स्ट बुक को मैं बीच में उंगली रखकर उठा रहा हूँ तो उठ जा रही है, लेकिन मैं इधर रख रहा हूँ फिंगर तो नहीं, गिर जा रही। इधर रख रहा हूँ तो गिर जा रही, इधर रख रहा हूँ तो गिर जा रही, इधर रख रहा हूँ तो गिर जा रही, और बीच में रख रहा हूँ अगर बराबर तो बैलेंस हो जा रही। बीच में ऐसा क्या है कि बीच में फिंगर रखने पर पूरी बुक बैलेंस हो जाती है, बुक गिरती नहीं है बीच में रखने पर। ये देखो, मैंने बीच में रखा तो बैलेंस हो गई, एक उंगली पर बुक उठ गई, गिर रही नहीं है। और इधर उधर एक उंगली पर उठा रहा हूँ तो नहीं उठ पाती है, बीच में रखे तो बैलेंस हो जाती है। क्योंकि बीच में जो है यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा बिंदु है, उस बिंदु को, उस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या है? ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, सच में ऐसा कुछ नहीं होता है। सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या है? अगर ये बुक पूरी 2 किलो की है और अगर मैं ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट बोलता है कि अगर मैं पूरी बुक को काट डालूं कैंची से चारों तरफ से और ये बिंदु रहने दूं सिर्फ, और ये बिंदु को अकेले को उठाकर रखो फिंगर पर, तो बिंदु कितने किलो का रहेगा मालूम है? 2 किलो का। अब सच में ऐसा पॉसिबल है क्या कि 2 किलो की बुक को मैं काट दूं और सिर्फ बिंदु रहने दूं, बीच में एक पॉइंट रहने दूं और वो पॉइंट को उठाऊं तो 2 किलो का रहेगा? नहीं। लेकिन बुक कहीं पर भी उठाने पर बैलेंस नहीं हो रही, बीच में उठाने पर बैलेंस हो जा रही है उस पॉइंट पर। तो ऐसा माना जाता है कि पूरी बुक 2 किलो की है और पूरी बुक का पूरा 2 किलो मास इस बिंदु में समाया हुआ, इस पॉइंट में। और ये पॉइंट को उठा लो मतलब आपने 2 किलो की बुक को उठा ली है। तो व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट at which the entire mass of the body is supposed to be concentrated। ऐसा माना जाता है कि पूरी 2 किलो की बुक है, पूरी 2 किलो की बुक का पूरा 2 किलो मास एक बिंदु में समाया हुआ है सेंटर में। अगर आपने उसको उठा लिया मतलब आपने 2 किलो मास उठा लिए, बाकी बुक में इधर उधर कुछ मास नहीं, पूरा मास एक ही बिंदु में ही समाया हुआ है, कॉन्सेंट्रेटेड भरा हुआ है पूरा मास। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। समझे क्या सेंटर ऑफ मास? वेरी गुड। सी, सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट at which, definition लिख दो, सेंटर ऑफ मास, टेक्स्ट बुक में दिया है ये, सेंटर ऑफ मास को डिफाइन करो बोले। सेंटर ऑफ मास इज डिफाइंड एज, सेंटर ऑफ मास इज डिफाइंड एज a point on a body, on or in a body. Center of mass is defined as a point on a body, या center of mass is defined as a point, in लिखोगे on लिखो, on a body at which the entire mass of the body, at which the total mass of the body, total mass of the body is supposed to be concentrated, supposed to be concentrated, यानी concentrated यानी समाया हुआ है, concentrated यानी समाया हुआ है, और suppose यानी मान लिया जाए, माना जाता है। ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। सेंटर ऑफ मास इज अ हाइपोथेटिकल इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। सच में सेंटर ऑफ मास ऐसा कोई पॉइंट नहीं होता जहां पूरा 2 किलो वहीं पर समाया, बाकी जगह कुछ भी मास नहीं है, ऐसा सच में नहीं होता है। चलो नोट डाउन कर लिया आपने डेफिनेशन, जल्दी नोट डाउन करो, पूरा डेरिवेशन होना चाहिए।
सेंटर ऑफ मास इज डिफाइंड एज अ पॉइंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो या तो, या वीडियो पॉज करके लिख लिया करो नोट्स बनाते समय। रिमेंबर 12th स्टैंडर्ड है, मजाक नहीं है, और ये मत सोचो कि अगले साल भी कोरोना रहेगा और एग्जाम होंगी नहीं 12th की, ऐसा नहीं होने वाला है। नेक्स्ट ईयर आपको 12th के एग्जाम में अपीयर होना है, तो अभी से पढ़ाई करोगे तो अच्छा है। फिजिक्स में 16 चैप्टर्स है, लेकिन एक बात बता दूं आपको मैं, बड़े बड़े चैप्टर्स है। मैंने पूरी टेक्स्ट बुक को देखा है, तो उसमें से स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स वो बड़े बड़े चैप्टर्स है, इसीलिए टाइम ज्यादा लगता है। तो अच्छे से हर एक डेरिवेशन को समझो। चलो मिटाता हूँ। सेंटर ऑफ मास इज डिफाइंड एज अ पॉइंट ऑन अ बॉडी एट व्हिच द एंटायर मास ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड। एक ऐसा बिंदु जिसमें बॉडी का पूरा मास समाया है उसे सेंटर ऑफ मास कहते हैं। और ये जो गाड़ी है इसके लिए सेंटर ऑफ मास जहां पर है वहीं पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी रहेगा। अभी बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला मैं मिटा देता हूं, क्योंकि वहां पर हमको कुछ और चीजें लिखना है। आई तुझा आशीर्वाद भी लिखा होता है, माँ की दुआ भी लिखा होता है, बहुत सारी चीजें होती है। अपने देश में पेट्रोल और इंजन और मशीन पर गाड़ी कम चलती है, दुआओं के भरोसे काम ज्यादा चलता है। सी, तो आपको मालूम है कि गाड़ी का जो वेट है, वेट ऑलवेज एक्ट्स इन अ वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। वेट है कि मानता नहीं, वेट की डायरेक्शन है, दूसरे कलर से बताता हूं, वेट इज m into g। सो वेट ऑफ द व्हीकल विल एक्ट इन अ वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। वेट कहां एक्ट होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये m into g। व्हाट इज m into g? ये खाई को हटाता हूं यहां से। m into g का मतलब है वेट ऑफ व्हीकल इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। वेट ऑफ द व्हीकल इज एक्टिंग इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। वेट नीचे एक्ट हो रहा है, ठीक है। तो गाड़ी जमीन में घुस क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि उसको बैलेंस करने के लिए कुछ और चीज है। अच्छा बताओ, नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन कौन सा रहेगा? चलो कौन बताता? नहीं आता, किसको भी नहीं आता। चलो ध्यान से समझो। गाड़ी रोड को किधर दबा रही? इधर तिरछा। क्यों तिरछा? क्योंकि रोड ऐसा तिरछा, गाड़ी तिरछी खड़ी है तो तिरछा दबा रही नीचे, है ना। रोड को किधर दबा रही गाड़ी? ऐसा दबा रही नीचे, इधर, ये रोड को ऐसा। तो नॉर्मल रिएक्शन किधर रहेगा? इधर। बोलो नहीं समझा? समझा, वेरी गुड। तो ये नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन है n। नाउ आपको आदत पड़ गई है के कंपोनेंट्स बनाने की। व्हाट इज दिस? थीटा। ज्योमेट्री से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि अगर मैं एक और काम करूं, मैं और थोड़ा सा ठेकेदारी का काम करूं और इसमें कंस्ट्रक्शन करके कुछ और बना दूं। फॉर एग्जांपल, मैं इसको ये ऑरेंज कलर से इसको ऊपर ले जा रहा हूं, जितना mg है मैं उसको ऊपर ले जा रहा हूं, इतना ऊपर लेकर मैंने, लेट अस सपोज mg और ये इक्वल है 4 8 11 4 8, समझो हो गया 11। तो इसका यहां पर बनेगा थीटा, दिस विल बी थीटा। ये थीटा है तो ये भी थीटा रहेगा। ज्योमेट्री से हम प्रूव कर सकते हैं। और दूसरी चीज मैं बना रहा हूं इधर, ये वाली, इसको और आपको मैंने 11th स्टैंडर्ड में बार बार समझा दिया कि जिधर थीटा रहता उधर क्या रहता? हाँ वेरी गुड, n cos थीटा रहेगा। नॉर्मल रिएक्शन इधर, नॉर्मल रिएक्शन इधर है, क्यों है समझे? क्योंकि गाड़ी रोड को कैसा दबा रही है? तिरछी, क्योंकि खड़ी तिरछी है, गाड़ी तिरछी है रोड पर, तो वो एक्शन भी तिरछा दे रही, तो रिएक्शन भी नॉर्मल रिएक्शन तिरछा मिल रहा। अब ये क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट बनाए हमने। वर्टिकल कंपोनेंट क्या है? n cos थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रहेगा? तो n sin थीटा रहेगा। समझ में आ रहा है? डाउट होगा तो पूछना है आपको, व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करो। मैंने आपको बताया दो टाइप के स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते ही नहीं है। एक तो जिनको सब समझ रहा है वो लोग क्वेश्चन नहीं पूछते, और दूसरा जो लोग को समझ ही नहीं रहा है वो लोग भी क्वेश्चन नहीं पूछते। अब 12th स्टैंडर्ड है, मजाक नहीं है, और फिजिक्स सब्जेक्ट है, इसलिए जहां डाउट आता है पूछना है और आगे बढ़ना है। तो दिस इज n cos थीटा, दिस इज n sin थीटा। क्लियर है? ये थीटा और ये थीटा क्यों प्रूव करने के लिए हम कर सकते हैं ज्योमेट्री, लेकिन ये लेक्चर में अगर प्रूव करने में टाइम वेस्ट कर दूंगा तो बहुत क्या करूँ, प्रूव करूँ कि नहीं करूँ, देखेंगे। अगर हमारे पास टाइम बचा तो साइड में अलग से मैं प्रूव करके दिखा दूंगा। वैसे आप इसको खुद प्रूव कर सकते हो। गाड़ी को फिलहाल एक काम आप ऐसा कर सकते, ट्राई कर लेना ना आप ही लोग, आप लोग तो मैथ्स पढ़े लिखे लोग हैं। दिस इज थीटा, ये है थीटा, और ये गाड़ी खड़ी है,
ये नॉर्मल रिएक्शन कैसा आ रहा, ऐसा आ रहा, और यहाँ से एक ऐसी लाइन डालेंगे हम, ऐसी, ठीक है। ये दिख रहा है, ये इसको हमने क्या नाम दिया, एन। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर था, मैंने इसको उठा के थोड़ा सा यहाँ ला लिया ताकि अपना काम जम जाए। देखो ये थीटा, ये क्या है, 90 है, 90 डिग्री ना परपेंडिकुलर, ये 90 है, ये थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, टोटल सम कितना रहता, 180 रहता ना, तो ये 90 है, ये थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना रहेगा, चलो जल्दी बताओ। 90 माइनस थीटा रहेगा, ये 90 है, तो ये दोनों का सम 90 रहेगा, तो दिस विल बी 90 माइनस थीटा। अब इसको ऐसा बना लिया हमने, ये 90 माइनस थीटा ये है, तो ये वाला एंगल कैसा है देख के बताओ, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो ये भी कैसा रहेगा, 90 माइनस थीटा। अब मुझे ये बताओ कि ये पूरा एंगल कितना रहता है, ये वाला, ये ग्रीन कलर से बना रहा हूं मैं, ये वाला एंगल कितने डिग्री है, 90। अब इधर का 90 माइनस थीटा हुआ, तो ये वाला एंगल कितना रहेगा, थीटा। 90 माइनस थीटा प्लस थीटा यानी 90, प्लस थीटा माइनस थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये 90 रहेगा। तो समझ में आ गया एंगल 90 क्यों बन गया, ये थीटा क्यों बन गया। चलो ठीक है, वेरी गुड, ऐसे ध्यान से समझना है। आप चाहे तो अपने मन से भी बना सकते हैं, ज्योमेट्री बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है। तो ये एंगल थीटा बन गया, बात समझ में आ रही है। थोड़े समय पहले हमने देखे थे कि गाड़ी जिधर स्लिप होती है, गाड़ी जिधर भी खिसकती है, स्लिप होती है, फ्रिक्शनल फोर्स उसके ऑपोजिट में क्या काम करता है। गाड़ी राइट में स्लिप हो रही तो फ्रिक्शन किधर खींचेगा, लेफ्ट में। गाड़ी अगर घसर पट्टी पे आप बैठे हो स्लाइड पर, आप नीचे फिसल रहे, तो घसर पट्टी की जो स्लाइड होती है वो फ्रिक्शन आपको किधर खींचता है, ऊपर। अगर बहुत ज्यादा फ्रिक्शन हो तो आप नीचे घसरेंगे ही, है ना, और फ्रिक्शन बहुत कम हो गया तो आप नीचे घसर जाएंगे। तो इसीलिए फ्रिक्शन उधर खींचता है जिधर, फ्रिक्शन हमेशा किधर खींचता है हमको, जिधर मोशन होने वाला है उसके अगेंस्ट में खींचता है। तो जिधर भी मोशन होने वाला उसके अगेंस्ट में फ्रिक्शनल फोर्स खींचता है। तो यहाँ पर ध्यान से समझो, ये टायर है, इसको फ्रिक्शन, इसको सेंट्रीफ्यूगल किधर खींच रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर खींच रहा है, बाहर। ये वाले टायर को भी किधर खींच रहा है, बाहर। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर खींच रहा है, उधर बाहर रोड की तरफ। टायर को ऐसे खींच रहा है और ऐसे सीधे सपाट ले जाके फेंक देगा खाई में। लेकिन फ्रिक्शन किधर खींचेगा, तो अब ध्यान से समझना। ये पॉइंट से मैं क्या बना रहा हूं, ये देखो एरो, ये एरो दिख रहा है, पिंक कलर का एरो, पिंक कलर का एरो इधर आ गया। अब ये पिंक कलर का एरो इधर आ गया, तो किसकी डायरेक्शन है, स्मॉल एफ की डायरेक्शन है। व्हाट इज स्मॉल एफ, फ्रिक्शन फोर्स। स्मॉल एफ इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। स्मॉल एफ का मतलब है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स किधर खींच रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स खींच रहा है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द रोड। अगर ये रोड को हमने और गोल घुमा दिया, रोड को और गोल घुमा दिया, तो इसका सेंटर कहाँ आएगा, घूमते 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 रोड का सेंटर इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा सेंटर। समझ रहे हो क्या नहीं समझ रहे हो। कितने मार्क्स के लिए आ सकता है डेरिवेशन, 5। लेकिन 5 मार्क का क्वेश्चन है क्या सिलेबस में, है क्या नहीं है। चलो न्यू पैटर्न में 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन, आखिरी में आते हो वो 3-3 मार्क्स वाले, 4-4 पे रहते हो। 5 मार्क वाला क्वेश्चन ये 4 मार्क वाला है, तो ये 4 मार्क्स के लिए डेरिवेशन आता है। पहली बार पढ़े तो ज्यादा टाइम लगता है, फिर अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में रिवाइज करा दूंगा तो आपको बहुत आसान हो जाएगा, फिर घर में बिना देखे लिख कर देखना एक बार। ये रोड की रेडियस ऑफ कर्वेचर, r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द रोड। कर्वेचर यानी रोड कर्व करा हुआ है ना, मुड़ा हुआ, तो कर्वेचर वाला रोड है। कर्वेचर वाले रोड की एवरेज रेडियस r है। अब ध्यान से समझो, ये r है, ये f है। अब ध्यान से समझना, सॉरी इसको f निकालता हूं, एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है। सी ग्रीन कलर भी यूज नहीं कर सकता मैं, अब कौन सा कलर लाऊं, ब्लू कलर। हाँ चलो ठीक है, देखो दिस इज ब्लू। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर दिख रहा, ये वाला। अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैन बी रिजॉल्व इनटू 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, एक ये और एक नीचे।
अब आप मुझे देखकर बताओ किसको मैं, ये एफ है और ये थीटा है, तो ये भी क्या रहेगा इधर का थीटा, वर्टिकल सॉरी क्या बोलते हैं आप इसको, अल्टरनेट एंगल्स। ये थीटा है तो ये भी थीटा है, अल्टरनेट एंगल्स। और ये वाला एफ है तो ये ऊपर वाले को क्या नाम है आपको मालूम है, जिधर थीटा रहता उधर ही कॉस थीटा रहता, तो इसका नाम क्या रहेगा, एफ कॉस थीटा। क्या नाम रहेगा, एफ कॉस थीटा। और नीचे वाले का नाम क्या रहेगा, एफ साइन थीटा। नीचे वाले का नाम रहेगा एफ साइन थीटा। चलो अब डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, मजेदार चीज वही है एफ कॉस थीटा। अच्छा चलो एक बार ये बता देते हैं एफ कॉस थीटा किधर जा रहा है, तो इट इज गोइंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द रोड। ये कहां जा रहा है, सेंटर ऑफ द रोड। एन साइन थीटा किधर आ रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द रोड। दोनों सेंटर की तरफ आ रहे हैं, समझ जाओ आ रहे करके, ये देखो दोनों भी सेंटर की तरफ आ रहे हैं, तो दोनों क्या कर रहे हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स दे रहे हैं। तो हम डेरिवेशन कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे, कहां गया ब्लैक पेन, हम लिखेंगे, पूरा चालू करोगे डेरिवेशन, कंसीडर, वो तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग चीज है वो, कंसीडर अ व्हीकल, consider a vehicle of mass m taking a left turn, taking a left turn on a banked road of radius of curvature r, and let the angle of banking be theta। फिर उसके बाद में आप बाकी चीजें लिखने के बाद यहाँ लिख देना F इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और ऐसा लिख देना, ऊपर तो दिखेगा क्या आपको, कहां लिखोगे, F साइन थीटा। इसको क्या लिखना है, F साइन थीटा किधर है, नीचे है, तो वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकली डाउनवर्ड कंपोनेंट ऑफ फ्रिक्शन। दो कंपोनेंट निकालते हैं अपन, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड कंपोनेंट है F sin थीटा। बताओ F cos थीटा के लिए क्या लिखूं मैं, F cos थीटा के लिए रहेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फ्रिक्शन F, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फ्रिक्शन F। n sin थीटा, अच्छा पता है 2 मार्क्स के लिए डायग्राम भी पूछी जा सकती है, 3 मार्क्स के लिए पूछना चाहिए, मैं रहूंगा तो 3 के लिए पूछूंगा, लेकिन आपको 2 मार्क्स के लिए पूछी जाती है डायग्राम विद लेबलिंग, है ना। बस आप बोल देना पुराता नहीं होगा इतना बनाने के लिए, टाइम नहीं पड़ता तो, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करें तो हमें 1 मिनट के अंदर 2 मिनट के अंदर हमारी डायग्राम विद लेबलिंग हो सकती है। सी अब मैं लिखता हूं n, व्हाट इज n, नॉर्मल रिएक्शन। What is n cos theta? Vertically upward component of n यानी normal reaction। What is n sin theta? Horizontal component of normal reaction towards, किधर है इसका डायरेक्शन, सेंटर ऑफ द रोड, towards the center of curvature, ठीक है। अब मैं डेरिवेशन चालू करता हूँ, ये हटाता हूँ यहाँ से, लेट अस सी। ये पूरी कहानी लिखने के बदले मैंने आप ऐसा भी लिख सकते, कंसीडर व्हीकल ऑफ मास m टेकिंग अ लेफ्ट टर्न with velocity v, with maximum velocity v on a banked
ठीक है, सेंट्रीपेटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय, सर्कुलर मोशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय, सेंट्रीपेटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय, कौन दे रहा सेंट्रीपेटल फोर्स, बताओ कौन कौन है सेंटर के तरफ, n sin थीटा एंड f cos थीटा, देखो दोनों सेंटर के तरफ अभी मिटा हमने थोड़ी देर पहले, n sin थीटा और ये f cos थीटा, देखो दोनों रोड के सेंटर के तरफ आ रहे हैं, है ना। गाड़ी ये जो है नॉर्मल रिएक्शन है, गाड़ी थोड़ी झुकी हुई है इसीलिए तो इधर बेंड होके चल रही है ना वो, अगर थीटा अगर बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, ये एंगल ऑफ बेंडिंग थीटा बढ़ा दिया अपन ने, अगर थीटा की वैल्यू बढ़ा दिए तो sin थीटा भी बढ़ जाएगा और sin थीटा बढ़ेगा तो n sin थीटा और बढ़ जाएगा, तो उससे क्या होगा, गाड़ी इधर ही लुढ़क जाएगी। तो इससे पता चला थीटा बढ़ाने से sin थीटा बढ़ता, sin थीटा बढ़ने से n sin थीटा बढ़ता, और गाड़ी n sin थीटा बढ़ गया तो इधर का फोर्स ज्यादा हो जाएगा और लुढ़क ही जाएगी गाड़ी। तो ये क्या कर रहा, सेंट्रीपेटल फोर्स दे रहा है इधर खींचने के लिए। अब देखो तो इसको कैसे लिखेंगे, व्हाट इज द फार्मूला फॉर सेंट्रीपेटल फोर्स, mv²/r, तो हम लिखेंगे therefore n sin थीटा प्लस f cos थीटा इज इक्वल टू, क्या लिखूं मैं, सेंट्रीपेटल फोर्स mv²/r, जम गया, क्या बोलते हैं, जमा के नहीं भजन, n sin थीटा प्लस f cos थीटा इज इक्वल टू mv²/r, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा, अब देखो ये कार नीचे घुस जा रही, क्या नहीं, वेट किधर है, mg नीचे खींच रहा, f sin थीटा किधर खींच रहा, नीचे, तो क्या जमीन f sin थीटा के और mg के कारण, वेट के कारण नीचे घुस गई जमीन में, नहीं घुसी, क्यों नहीं घुसी, क्योंकि एक चीज है जो उसको ऊपर खींच रही है, वो क्या है, n cos थीटा, तो यहां लिखना पड़ेगा n cos थीटा balances the weight mg of the vehicle as well as f, क्या है नीचे sin थीटा, ये चीजों को बैलेंस कर ले रहा है। तो हम कैसा लिखेंगे, दो चीजें नीचे है तो हम लिखेंगे ऊपर क्या है n cos थीटा इज इक्वल टू, नीचे क्या है mg प्लस f sin थीटा। अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं n cos थीटा माइनस f sin थीटा इज इक्वल टू mg, और इस इक्वेशन को ऊपर वाले को नाम दिए थे हमने 1, इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2। एक मिनट रुक जाओ, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूं आपको अलग से सेंड करने के लिए, फिर अपन आगे का डेरिवेशन लिखेंगे।